स्मृति ईरानी, वो नाम जो कभी टीवी की सबसे बड़ी स्टार बनी, फिर सियासत के गलियारों में पहुंचकर बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी। लेकिन आज वो पावरफुल आवाज अचानक शांत क्यों हो गई? क्यों 2024 के इलेक्शन के बाद स्मृति ईरानी हेडलाइन से लगभग गायब है? क्या हुआ आखिर उनके साथ कि जिस अमेठी ने उन्हें जायंट किलर बनाया, उसी ने उन्हें किनारे कर दिया? क्या सचमुच स्मृति ईरानी ने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अपनी डिग्री और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर पूरे देश से झूठ बोला? और क्या वाकई में अपने ही दोस्त की शादी तोड़कर स्मृति ईरानी ने उनके पति को छीन लिया? और क्या ये सच है कि स्मृति ईरानी एक बार नरेंद्र मोदी पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग लिया था? और क्या वाकई में स्मृति ईरानी को मोहरा बनाकर इलेक्शन जीता गया और जब वो हारने लगी तब उन्हें बीजेपी से धक्के देकर बाहर निकाला गया? क्या सचमुच तुलसी की क्लीन इमेज का फायदा उठाकर विरोधियों ने उन्हें एक बहुत ही खतरनाक प्रोपेगेंडा में फंसाया? और क्या ये सच है कि स्मृति ईरानी को एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने की वजह से पॉलिटिक्स में टारगेट किया गया? इन सारे सवालों की असली सच्चाई आज आपको उनके इस जीवन के सफर में मिलने वाले हैं। स्मृति ईरानी की कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1976 को दिल्ली के एक बहुत ही साधारण से परिवार में। पिता अजय कुमार मल्होत्रा पंजाबी और मां शिवानी बागची बंगाली। 3 बहनों में सबसे बड़ी स्मृति बचपन से ही जिद्दी थी। वो दिल्ली के आरके पुरम के एक छोटे से घर में बड़ी हुई, जहां सुख सुविधाएं तो कम थी लेकिन सपने बहुत ऊंचे। उनके पिता एक छोटी सी कुरियर कंपनी चलाते थे। घर की हालत ऐसी थी कि स्मृति को बहुत कम उम्र में ही समझ में आ गया था, अगर कुछ बड़ा करना है तो खुद ही हाथ पर मानने होंगे। स्मृति के अंदर वो फायर बचपन से थी। स्कूल के दिनों में वो डिबेट्स में हिस्सा लेती थी। उनकी आवाज में वो कड़कपन तभी मौजूद था जो आज पार्लियामेंट में दिखता है। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। घर की माली हालत बिगड़ने लगी तो स्मृति ईरानी ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का भी काम किया। वो सड़कों पर जाकर लोगों को कॉस्मेटिक के डेमो देती थी। सोचिए, जो औरत कल को देश की टेक्सटाइल और एचआरडी मिनिस्टर बनने वाली थी, वो दिल्ली की गलियों में चंद रुपए के लिए क्रीम बेच रही थी। मगर स्मृति का गोल दिल्ली की गलियां नहीं बल्कि मुंबई की चकाचौंध थी। वो 1998 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंच गई। उनके पास पैसे नहीं थे, रहने का ठिकाना नहीं था। उन्होंने घर से पैसे मांगे तो पिता ने साफ कह दिया कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन स्मृति ने हार नहीं मानी। उन्होंने बैंक से लोन लिया और उस जीत के दम पर वो मिस इंडिया के फाइनल तक पहुंची। हालांकि वो ताज जीत नहीं पाई, लेकिन स्मृति की आंखों में हार की नमी नहीं बल्कि कुछ बड़ा छीन लेने की भूख थी। मुंबई में सरवाइव करना आसान नहीं था। मिस इंडिया से बाहर होने के बाद स्मृति के पास कोई काम नहीं था, लेकिन लोन की किस्तें चुकानी थी। उन्होंने मैकडोनल्ड में बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा करने की नौकरी की। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। बांद्रा के उस आउटलेट में स्मृति टेबल साफ करती थी ताकि वो अपना पेट भर सके और ऑडिशंस के लिए जा सके। वो दिन भर ऑडिशंस की लाइनों में खड़ी रहती और शाम को मैकडोनल्ड में काम करती। तभी उनकी लाइफ में पहला छोटा सा मोड़ आया। उन्हें मीका सिंह के एक म्यूजिकल एल्बम सावन में लग गई आग के गाने बोलिया में एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम मिला। इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे एड्स किए। साल 2000 में उन्होंने आतिश और कविता जैसे टीवी सीरियल से अपनी शुरुआत की, लेकिन असली धमाका भी बाकी था। एक दिन एकता कपूर अपनी नई सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए कास्टिंग कर रही थी। स्मृति को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि एकता की टीम को लगा कि वो कैमरा फेस नहीं है। लेकिन एकता ने जब स्मृति को देखा तो उन्होंने अपनी टीम से कहा, ये लड़की स्टार बनेगी। और फिर शुरू हुआ तुलसी ईरानी का वो सफर जिसने हिंदुस्तान के टीवी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तुलसी सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो हर भारतीय माँ की बेटी और हर सास की आदर्श बहू बन गई। स्मृति रातों रात सुपरस्टार बन गई। लोग उसके पोस्टर की पूजा करने लगे थे। ये वो दौर था जब स्मृति ईरानी का नाम शोहरत की बुलंदियों पर था। 2001 से 2005 तक उन्होंने लगातार 5 इंडियन टेली अवार्ड्स और कई आईटी अवार्ड्स जीते। हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा होती थी, तुलसी। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, स्मृति की लाइफ में विवादों ने दस्तक लेना शुरू कर दिया। पहला बड़ा विवाद तब जुड़ा जब स्मृति ने अपने ही दोस्त की बसी बसाई गृहस्थी में कदम रखा। जुबिन ईरानी, जो स्मृति के बचपन के दोस्त थे, वो पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी मोना ईरानी, जो स्मृति की भी बहुत अच्छी दोस्त थी। कहा जाता है कि जब स्मृति मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी तब मोना ने ही उन्हें अपने घर पर पनाह दी थी। लेकिन जल्दी खबरें आने लगी कि स्मृति और जुबिन के बीच में कुछ चल रहा है। 2001 में स्मृति ने जुबिन से शादी कर ली। इंडस्ट्री के गलियारों में ये चर्चा आग की तरफ फैल गई कि जिस तुलसी को लोग आदर्श मानते हैं, उसने अपने ही सहेली का घर तोड़ दिया। ये स्मृति का पहला ऐसा विवाद था जिसने उनकी इमेज पर एक गहरा दाग लगाया, जिसे विरोधियों ने सालों तक इस्तेमाल भी किया। शादी और करियर के बीच स्मृति ने 2003 में एक और बड़ा फैसला लिया, पॉलिटिक्स में एंट्री।
उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लोगों को लगा कि एक टीवी एक्ट्रेस राजनीति में क्या करेगी, लेकिन स्मृति ने यहाँ भी अपने वो पुरानी जीत दिखाई। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ मैदान में उतारा गया। स्मृति वो चुनाव हार गई, लेकिन उनकी स्पीच देने की कला और आक्रामक तेवरों ने बीजेपी के बड़े लीडर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यही से शुरू होता है स्मृति ईरानी का वो फेज, जहां वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ऐसी पॉलिटिशियन फिगर भी बन गई जो विवादों को अपनी तरफ खींचने लगी। पॉलिटिक्स में आते ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 2004 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग कर दी थी, ये कहते हुए कि गोधरा कांड की वजह से पार्टी की इमेज खराब हो रही है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया स्मृति ईरानी को कंट्रोल करना मुश्किल है। धीरे धीरे स्मृति ने पार्टी के अंदर अपनी जगह मजबूत की। वो बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी, लेकिन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब उनकी एजुकेशनल डिग्री पर सवाल उठे। जब स्मृति ने 2004 के चुनाव के लिए एफिडेविट भरा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है, लेकिन जब 2014 के चुनाव में उन्होंने फिर से पर्चा भरा तो जानकारी बदल गई। अब वो कह रही थी कि उन्होंने बीकॉम किया है। इस बात ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया। एचआरडी मिनिस्टर जैसा पद एक ऐसी महिला को दे दिया गया जिसकी अपनी डिग्री ही सवालों पर थी। कोर्ट तक मामला पहुंचा और यहाँ स्मृति की इमेज एक मैनिपुलेटर की तरह उभरने लगी। मीडिया में हेडलाइंस थी, पढ़ी लिखी मंत्री या फिर एक अदाकारा। एचआरडी मिनिस्टर के दौरान ही स्मृति का सामना एक ऐसी घटना से हुआ जिसने उन्हें पूरे देश के सामने विलेन की तरह पेश किया। रोहित वेमुला केस। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी ने देश के छात्रों को सड़क पर ला दिया था। आरोप लगे कि स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया था, जिसकी वजह से रोहित को सस्पेंड किया गया। संसद में स्मृति ने एक बहुत ही इमोशनल और आक्रामक स्पीच दी। उन्होंने देवी दुर्गा की कसम खाई, लेकिन आलोचकों का कहना है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। उस वक्त कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे छात्र नेताओं ने स्मृति को सीधे तौर पर एक ऐसी तानाशाह के रूप में दिखाया जो दलित छात्रों की आवाज दबा रही थी। स्मृति का गुस्सा और उनके तेवर सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं थे, बल्कि अपनी ही फ्रेंटर्निटी के पत्रकारों के साथ भी उनके कई बार पंगे हुए। बरखा दत्त और राजदीप सरदेई जैसे सीनियर पत्रकारों के साथ उनकी नोकझोंक जगजाहिर थी। कहा जाता है कि स्मृति ईरानी की एक हिट लिस्ट थी, जो भी उनके खिलाफ लिखता उसे मंत्रालय के जरिए साइडलाइन कर दिया जाता। इंडस्ट्री इनसाइडर का दावा है कि कई टीवी चैनल्स को उनके खिलाफ खबरें चलाने पर धमकाया गया था। यहाँ तक कि स्मृति ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे प्रसार भारती और दूरदर्शन के कई बड़े अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इन्हीं विवादों के बीच स्मृति का नाम एक और बड़े मामले में उछला। गोवा के एक वेब इंडिया स्टोर में जब स्मृति ईरानी ट्रायल रूम में थी तो उन्होंने वहां कैमरा होने का दावा किया। इसके बाद उस स्टोर के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने इसे बहादुरी कहा तो कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। आलोचकों का कहना था कि स्मृति हर छोटी सी बात को नेशनल इशू बना देती है ताकि वो चर्चा में बनी रहे। लेकिन इन सब के बावजूद स्मृति का पॉलिटिक्स ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा था। उन्हें अमेठी की जिम्मेदारी दी गई। अमेठी जो गांधी परिवार का अवैध किला माना जाता था। 2014 में वो राहुल गांधी से हार गई, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। अगले 5 साल उन्होंने अमेठी की गलियों में गुजारे। उन्होंने वहां के लोगों को यह एहसास दिलाया कि वो उनकी दीदी है। और फिर आया 2019 का वो ऐतिहासिक साल जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनके ही घर में हरा दिया। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब वो सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस या विवादित मंत्री नहीं थी, वो जायंट किलर बन चुकी थी। मगर जीत की इसी गूंज के पीछे कुछ ऐसे राज भी दबे थे जो जल्दी बाहर आने वाले थे। स्मृति की पावर अब अपने चरम पर थी, लेकिन इसी पावर ने उनके चारों तरफ दुश्मनों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी थी। उनके अपने ही मंत्रालय के लोग उनके काम करने के तरीके से परेशान थे। उनके ऊपर आरोप लगने लगे वो बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करती है। इसी दौरान एक और विवाद ने जन्म लिया जिसने स्मृति के गुडविल को हिलाकर रख दिया। ये मामला था उनकी बेटी और गोवा के एक रेस्टोरेंट सिली सॉन्स का। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मृति की बेटी गोवा में गैर कानूनी बार चला रही है, जिसका लाइसेंस एक डेड पर्सन के नाम पर रिन्यू कराया गया था। स्मृति ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और मानहानि का केस भी किया। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर स्मृति की आदर्श माँ वाली इमेज को काफी धक्का लग चुका था। वही इंडस्ट्री में उनके पुराने साथी अब उनके बारे में बात करने से भी कतराते थे। कहा जाने लगा कि स्मृति ईरानी अब वो सीधी सादी तुलसी नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्ताधारी बन चुकी है जिसे अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं। फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया।
2024 के चुनाव करीब थे और अमेठी की जमीन खिसकने लगी थी। लोगों का कहना था स्मृति ने 5 साल सिर्फ दिल्ली में बैठकर गुजारे और अमेठी की जनता को भूल गई। अमेठी के दंगल में इस बार उनका सामना राहुल गांधी से नहीं बल्कि गांधी परिवार के एक पुराने वफादार केएल शर्मा से था। स्मृति को लगा था ये मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा देश सन्न रह गया। स्मृति ईरानी 1.5 लाख वोटों से हार गई। जिस अमेठी ने उन्हें आसमान पर बिठाया था उसी ने उन्हें फर्श पर लाकर पटक दिया। इस हार के बाद स्मृति की वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कल तक जो टीवी कैमरों के सामने दहाड़ती थी आज वो मीडिया से बसती नजर आ रही थी। अगर हम गौर करें तो स्मृति ईरानी का गिरना सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी बल्कि एक ऐसी इमेज का टूटना था जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि स्मृति ईरानी के जीवन में जो आगे विलन वाला फेज शुरू हुआ था उसके पीछे की कड़वी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। तुलसी वीरानी से लेकर अमेठी की दीदी तक और फिर एक गुमनाम हार तक, स्मृति का ये सफर जितना ग्लैमरस था उतना ही अंधेरों से भरा भी। अब सवाल ये था कि हार के बाद स्मृति कहाँ गई, क्यों उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, क्या मोदी सरकार ने अपने सबसे वफादार सिपाही को बीच राह में छोड़ दिया था। राजनीति की गलियारों में ये चर्चा थी कि स्मृति की बढ़ती लोकप्रियता और उनके आक्रामक तेवरों से दिल्ली के कई पावरफुल मर्द असुरक्षित महसूस करने लगे थे। कहा जाता है उन्हें जानबूझकर ऐसे फीडबैक दिए गए जिससे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और हार का सामना करना पड़ा। और जब पार्टी में उनका कद पहले से कम होने लगा तो इस बात पर उनका मजाक उड़ाने के लिए ये अफवाहें फैलाई जाने लगी कि जब तक स्मृति ईरानी जीत रही थी बीजेपी ने उनका खूब फायदा उठाया, उन्हें अपने सिराखों पर रखा। लेकिन जैसे ही वो हारने लगी तो पार्टी ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश की, जबकि ये बात पूरे तरीके से गलत थी। हाँ, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि जब वो हारने लगी थी तो पार्टी में उनका कद, उनकी अहमियत पहले से कम हो गई, यहाँ तक कि उन्हें साइडलाइन भी किया जाने लगा। लेकिन उनके धक्के मारकर बाहर निकालने वाली बात पूरे तरीके से अफवाह थी। विवाद सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहे। 2024 के हार के बाद स्मृति की पर्सनल लाइफ और उनकी संपत्ति को लेकर भी तीखे सवाल उठे। मीडिया सोर्सेज का दावा है कि स्मृति ईरानी की नेटवर्क पिछले 10 सालों में कई गुना ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ वो खुद को मिडिल क्लास की आवाज बताती थी और दूसरी तरफ उनके आलीशान घर और उनकी लाइफस्टाइल कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन रुकिए, क्या हम स्मृति को सिर्फ उस नजरिए से देख रहे हैं जो हमें दिखाया गया? क्या सचमुच स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली मोना का घर तोड़ा था, या फिर जुबिन और मोना की शादी पहले ही टूट चुकी थी और स्मृति ने सिर्फ एक बिखरे हुए इंसान को सहारा दिया था? इंडस्ट्री इनसाइडर बताते हैं कि स्मृति और जुबिन का रिश्ता उस वक्त शुरू हुआ जब जुबिन अपनी पहली शादी से बेहद अकेले थे। स्मृति को होम ब्रेकर का टैग देना आसान था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उन्होंने जुबिन की पहली पत्नी की बेटी शनेल को भी अपने सगी बेटी की तरह पाला। क्या एक विलन इतनी ममता दिखा सकता है? रही बात उनकी डिग्री की, तो क्या वाकई में स्मृति ने झूठ बोला था या फिर वो सिर्फ एक टेक्निकल गलती थी जिसे विरोधियों ने दिल का ताड़ बना दिया? स्मृति ने खुद कई इंटरव्यू में कहा उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन वर्क प्रेशर और घर की जिम्मेदारियों के चलते वो उसे पूरा नहीं कर पाई। क्या एक महिला की काबिलियत सिर्फ उसके डिग्री के कागज से तय होगी या उस काम से जो उसने जमीन पर किया? याद कीजिए, जब वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थी तो उन्होंने भारतीय बुनकरों के लिए आई वेयर हैंडलूम जैसा कैंपेन चलाया। क्या ये एक विलन का काम था? स्मृति के डाउनफॉल की चर्चा करने वाले उनके उन कामों को भूल जाते हैं जो उन्होंने साइलेंटली किए। 2026 में आज जब हम उनकी लेगेसी को देखते हैं तो हमें वो स्मृति दिखती है जिसने पार्लियामेंट में पीरियड लीव जैसे टेबू टॉपिक पर बहस छड़ी। हालांकि उनके बयान पर विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने कम से कम बात तो की। उनकी हार के बाद बीजेपी के ही कई छोटे कार्यकर्ता का कहना है कि दीदी भले ही हार गई, लेकिन उन्होंने हमें लड़ना सिखाया। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? 2024 की हार के बाद उन्होंने दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया। अब वो ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने क्यों की सास भी कभी बहू थी 2 के जरिए एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी कर ली है। सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपने बेटों और जुबिन के साथ कुकिंग करते हुए, मजाक करते हुए फोटो डालती है। उनके दौर के बाकी को स्टार जैसे साक्षी तन्वर या श्वेता तिवारी आज कहीं गुम हो चुके हैं, लेकिन स्मृति एक्टिंग की दुनिया में आज भी सक्सेसफुली एक्टिव भी है और सफल भी। आज लोग उन्हें एक बार फिर से तुलसी के रूप में देख रहे हैं। स्मृति ईरानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि शोहरत और सत्ता के शिखर पर पहुंचना जितना मुश्किल है, उस पर टिके रहना उससे ज्यादा कठिन है। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर क्रीम बेचने से लेकर देश की कैबिनेट तक का सफर तय किया, लेकिन अंत में वो वहीं पर खड़ी हो गई जहां से उन्होंने शुरू किया था। दोस्तों, स्मृति ईरानी का ये सफर आपको कैसा लगा? क्या वो वाकई में एक मैनिपुलेटर थी या फिर एक ऐसी औरत जिसने अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश की और उसकी कीमत भी चुकाई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि साजिद खान और गीता कपूर का आखिर रिश्ता क्या है तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।